Right. So in the previous class, we discussed about the cell wall, right? We also started discussing about the cell membrane as well. और आज हमें क्या करना है, सेल मेम्ब्रेन का जो थ्योरी मैंने बताया था, कौन सा थ्योरी था, फ्लूइड मजाक मॉडल, राइट? सो उस मॉडल के बारे में हमें डिस्कस करना है. सो बिफोर मूविंग टू दैट, लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस हियर फ्रॉम द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, जितना भी हमने अभी तक किया है. Okay, now question number 1, you can see here, which is the thickest wall layer, right? I have 4 options here: middle lamella, tertiary wall, primary wall and secondary wall. So give me the answer, which one is the thickest one? Secondary wall is the thickest one. Tertiary wall तो हमने लास्ट में पढ़ा था ना कि कभी कभी बन जाती है जब उसका पूरा कॉम्पोजिशन अलग हो जाता है, और एक सब्सटेंस हमने पढ़ा था जो एड ऑन हो जाता है एक्स्ट्रा. उस सब्सटेंस का नेम मुझे बता सकते हो? जाइलम के जैसा कुछ था नाम, बताओ. जाइलम के जैसा कुछ नाम पड़ा था, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ जाइलेन, ठीक है, राइट. तब जाके वो टर्शियरी बनती है. और सेकेंडरी में S1, S2 और S3. सेकेंडरी का हमने डायमीटर भी देखा था, 3 to 10 माइक्रोमीटर में होता है. प्राइमरी का तो शुरू ही 0.1 और खत्म 3.3 माइक्रोन पे हो जाता है, ठीक है. सो डेफिनेटली प्राइमरी तो हमारी बहुत ही थिन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमने डिस्कस किया था इन द लास्ट क्लास. राइपनिंग ऑफ फ्रूट बिकम सॉफ्ट, ठीक है. राइपेंड फ्रूट जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है. सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स इज ड्यू टू dissolution of pectate of middle lamella, conversion of starch into sugar. के जो फ्रूट जब कच्चे होते हैं, हार्ड होते हैं, तो उनमें स्टार्च होता है, और बाद में जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो क्या उनका स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है. जेली फॉर्मेशन एट एसिडिक पीएच, कि उनके अंदर जेली फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सॉफ्टनिंग आ जाती है. या इनकॉर्पोरेशन ऑफ पेक्टिन इन मिडल लैमेला, कि इनकॉर्पोरेट हो जाता है पेक्टिन या डिसॉल्व हो जाता है पेक्टिन, ठीक है. एंड दीज 2 ऑप्शन. सो काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर. वी डिड डिस्कस दिस इन द लास्ट क्लास. कौन सा? थर्ड. ओके, तुम्हें थर्ड लगता है हार्दिक. चलो प्रीति, गिव मी योर आंसर. नहीं पता तो नोटबुक उठाओ, पन्ने पलटो. शाबाश, चलो मिल गया आंसर, राइट? The answer is first, that is dissolution of pectate of middle lamella by the enzyme. Can you name that particular enzyme जो catalysis कर रहा है इस reaction का? पेप्टीन कैल्शियम. पेक्टिनेज बोल सकते हैं हम. सिंपल सा नाम बताया था मैंने, एज लग जाता है ना, राइट. चलो नेक्स्ट पे जाते हैं. You can see question number 3 here. The intercellular structure separating the walls of 2 adjacent cells. 2 adjacent cells है, उनको separate करने वाला जो intercellular structure है उसको हम क्या बोलते हैं? Primary wall, middle lamella, plasma membrane और secondary wall. बताओ फटाफट. सोचो सोचो सोचो. नहीं समझ में आ रहा? चलो थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं आपको. ये मेरा एक सेल है, ये मेरा मिडल लैमेला. चल गया दिमाग, ठीक है. तो जब क्वेश्चन समझ नहीं आता, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती हूँ तो शायद मुझे भी ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर दे कि कौन सा इंटरसेल्यूलर. तो 2 एडजेसेंट सेल है, डायग्राम बनाते ही समझ में आ गया. क्या कह रहा है हार्दिक? मैं बताने वाला था लेकिन आपने बता दिया. ठीक है, मिडल लैमेला, ठीक है. सो आंसर इज मिडल लैमेला सेपरेट करता है. नेक्स्ट, रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हम लिविंग होते हैं ना, सेलुलोज तो लिविंग होती है ना, वो कहाँ से रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है? Now question number 5, trilamellar model proposed by, किसने propose? J.D. Robertson, Denali and Davidson, Gotter and Grindel, Singer and Nicholson. नोट्स पलटो, मुझे ये पता है, याद नहीं है तुम्हें ये. ट्राइलैमेलर बताओ, शाबाश, तुक्का सही मारा है. डेनाइली एंड डेविसन, ठीक है. सिंगर एंड निकोलसन ने कौन सा मॉडल दिया था ये भी बता दो जब नाम आ गया यहाँ पे. तो हु गेव दी, मतलब सिंगर निकोलसन ने कौन सा दिया था जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. नहीं, एनसीईआरटी में तो एक भी नहीं दिख रहा मेरे को. सिंगर निकोलसन दिखेगा. सेल मेम्ब्रेन खोल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला जो डायग्राम बना है, या सेल मेम्ब्रेन वाला जो पैराग्राफ है, वहां पे सिंगर और निकोलसन लिखा होगा. 1972 मिला? मिला नहीं मिला? मैं ढूंढ रहा हूँ. हाय हाय हाय, देख ढूंढ फटाफट. चल. So
अभी हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चन का, आपके पूरे दोनों को मैंने इस हफ्ते के टास्क दे दिए कि संडे और थर्सडे इवनिंग तक आप दोनों को क्या करना है, राइट। नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट दिस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सब थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, पीछे के दो हमने सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है, ये ट्राइलैमेलर मॉडल, ये सब हमने पढ़ लिया था। सो अभी तक वी नो वन थिंग कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, राइट। Yeah, cell membrane is made up of lipid and protein. So let's talk. And this model, the fluid mosaic model, was given by Singer and Nicholson in 1972. These two names are very important, and this model again is very important for your school exam as well and as for NEET as well, right? Now lipids, ठीक है। लिपिड्स की बात करते हैं। दिस इज अ सेंट्रल विस्कस जेल लाइक, हमें पता है लिपिड जेल लाइक है। लिपिड बायलेयर इज क्वाजी फ्लूइड, ठीक है, मतलब सेमी फ्लूइड इन नेचर एंड कंपोज जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है ना सॉलिड है ना लिक्विड है। इट इज क्वाजी फ्लूइड इन नेचर एंड कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। कि लिपिड्स में कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड्स, यानी कॉन्जुगेटेड लिपिड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, दैट प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी। लिपिड की वजह से, लिपिड इज द रीजन, जैसे सेल्यूलोज इज द रीजन कि सेल वॉल इज रिजिड इन नेचर, राइट, इट इज वेरी हार्ड, इट इज नॉट वेरी इजी टू ब्रेक, एंड हियर lipid is the reason which provides stability and elasticity to the plasma membrane. As हमने last class में भी बात की थी कि plasma membrane is very thin, elastic, living and very stable membrane, right? And these properties are due to the lipid part. Fine. तो इतना समझ में आया कि इसमें lipid की bilayer होती है। मेन वर्ड्स पे आप ध्यान देंगे, मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि they have bilayer of lipid, okay, composed of phospholipids, and this is the reason membrane is elastic and stable in nature. Okay, now let's talk about the second major component, that is protein, and after that we'll see how they are actually arranged. So proteins are of two types. दो तरह के प्रोटीन्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कौन कौन से वो प्रोटीन्स हैं। एक्सटर्नल प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन। एक्सटर्नल यानी जो सरफेस पे होंगे, इंटीग्रल जो अंदर ऐसे एम्बेडेड होंगे, ओके। एक्सटर्नल को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी बोलते हैं, एंड इंटीग्रल आर आल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। मेजर जो पार्ट होता है दैट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये मतलब मान लो ये मेरी लिपिड की लेयर है, दिस इज माय लिपिड लेयर, और मैं इसमें प्रोटीन बनाना चाहती हूँ, सो दिस इज माय प्रोटीन हेयर, ठीक है। दिस इज माय इंटीग्रल प्रोटीन व्हिच इज एम्बेडेड, ठीक है। तो मेरे लिए इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Okay, now I also have here few, let me change the color. I also have some external protein जो surface पे attach होंगे, बस हल्के से अंदर embedded है, but major portion is on surface. So I have two types of protein, the green one and the blue one. Blue one are the external one and green one are the internal one, and major portion is the green one, that is 70% of total protein, right? नेक्स्ट हमारे पास है पेरिफेरल, दैट इज 30%। इतनी बात दोनों को समझ में आई? यस और नो? इफ यस गिव मी थम्स अप फटाफट से। ग्रेट। अब हम डायग्राम देखते हैं इसका कि एग्जैक्टली देखो, सी वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम इट इज एंड यू हैव टू मेक इट। थोड़ा सा अपनी नोटबुक में आपको बनाओ इसको। हाउ इतना कॉम्प्लिकेटेड तो यू विल नॉट बी एबल टू, जस्ट ट्राई टू ड्रॉ बाय लिपिड लेयर। अच्छा मुझे ये बताओ, जो लिपिड का स्ट्रक्चर होता है, ये लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी, इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा होता है? चलो बताओ मुझे फटाफट। वो जो गोल जैसा है वो गोल जैसा हेड होता है, वो तो पता है, लेकिन वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होती है, तभी तो वो अंदर छुपी हुई है। हमने सोप वाला सोप फॉर्मेशन में पढ़ा था, वही वाला है ना? हाँ वही वाला है, ठीक है। दिस इज योर प्रोटीन, ओके, इंटीग्रल प्रोटीन, बड़ा सा यहाँ पे फिर से तुम बायलेयर तो इस तरीके से तुम नोटबुक में बना लोगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ सरफेस प्रोटीन्स भी होते हैं, दिस इज द मेजर। अब अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो हैव सम अदर थिंग्स हियर एज वेल, ठीक है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। बनाओ इसको पहले फटाफट से, चलो इतना, और ये लिख लो मेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रोटीन्स, उसके बाद हम बात करते हैं। उसके अलावा एक और चीज हमें यहाँ पे नजर आ रही है, सी ये चेन्स नजर आ रही हैं, ये हेयर, दीज आर ऑलिगोसेकेराइड्स, ठीक है। कि जो हमारी अगर ये ऑलिगोसेकेराइड्स की चेन नहीं होती तो बहुत सिमेट्री होती है, देखो ना ऐसे पूरा अच्छी खासी एक मार्जिनल मेम्ब्रेन होती,
but due to the presence of oligosaccharides the plasma membrane is asymmetric in nature, ठीक है, and these oligosaccharides are not the pure one, they are the conjugated one. कैसे? glycolipid in the form of glycolipids, ठीक है, यानी तुम्हारा oligosaccharides के साथ lipid या glycoproteins, here it is, ठीक है. So oligosaccharides either in the form of glycolipids or glycoprotein. उसके अलावा we also have some transmembrane proteins. What are transmembrane protein? ठीक है, ये दिख रहा है, ये रस्सी सी जा रही है ऐसे इस तरीके से. बेसिकली जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं इनको हम टनल प्रोटीन भी बोलते हैं. We also call them टनल प्रोटीन. ओके, टनल्स का काम क्या होता है? बेसिकली एक सामान को इधर से उधर लेके जाना, ठीक है. कि जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं ये पैसेज ऑफ वाटर सोल्यूबल मटेरियल्स के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है. पैसेज ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर पैसेज ऑफ वाटर सोल्यूबल मटेरियल. ठीक है. लिपिड्स हमने बात की थी, दे आर फॉस्फोलिपिड्स एंड वी आल्सो हैव कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, ये हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, ठीक है. कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड का ही फॉर्म होता है. स्टीरॉल्स पढ़े थे हमने, स्टीरॉल्स, cholesterol is a type of sterol. Okay, so these all things are present in the cell membrane. क्या इतनी बात समझ में आई सबको? yes or no? अगर पूछा जाए कि why cell membrane is asymmetric in nature, this is asymmetric in nature due to presence of oligosaccharides which are present as short chains arising from the phospholipid layer or from the part of integral protein as well. We have two type of proteins, the integral one and the external or the extrinsic one, and the major portion is formed by the integral one जो अच्छे से embedded होते हैं. देखो ये रहा एक और यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये इधर देखो, ये दिख रहा है लगी, पूरा एम्बेड हो रखा है. इधर देखो ये रहा एक और पीछे की तरफ, कितने सारे प्रोटीन, मतलब ये ऐसे सेंटर में दिख रहा है, बाकी सारे भी दिख रहे हैं अगर ध्यान से देखोगे तो डायग्राम में. क्या दोनों को ये स्ट्रक्चर समझ में आया? yes or no? yes ma'am. ओके ग्रेट, चलो आगे देखते हैं क्या है हमारे पास. हम इसमें सिर्फ ओलिगोसैकेराइड ही तो था और क्या? क्या मैम इसमें ये ओलिगोसैकेराइड ही तो था और तो कुछ दिखाई नहीं मेरे को. हाँ नहीं बस यही है, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड द फॉस्फोलिपिड एज मतलब लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ लिपिड जिनकी बाइलेयर होती है. ये पूरा आइसबर्ग मॉडल बोलते हैं हम इसको, लास्ट क्लास में बताया था मैंने. ये हम लोग इसको फ्लूइड मोज़ैक मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है. ये बात समझ में आई. नेक्स्ट एक छोटा सा सेल मेम्ब्रेन की जब हम बात कर रहे हैं, अभी हम सेल के बाहर ही हैं. We are studying the chapter cell, ठीक है. This is my cell. I studied about, we studied about the cell wall. Now we also studied about the cell membrane. ओके अब हम अंदर जाएंगे धीरे धीरे साइटोप्लाज्म की तरफ. उससे पहले यहाँ मार्जिनल पे ना एक और चीज होती है, दैट इज सेल जंक्शंस. कि मान लो दिस इज अ सेल 1, दिस इज सेल 2 एंड देयर आर सर्टेन जंक्शंस प्रेजेंट हियर. यहाँ पे कुछ जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ में, और सेल जंक्शन टॉपिक एनसीईआरटी में मेंशन है, राइट. सो वी नीड टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल जंक्शंस. दिस इज द डायग्राम हियर. सी देखो, दिस इज सेल 1, ये मार्जिन है, ठीक है. ये एक सेल है, ये सेल 1 है, दिस इज सेल 2 एंड दिस इज सेल 3. तो सेल 1 और सेल 2 के बीच में कुछ दिख रहे हैं जंक्शंस. ऐसी सेल 2, जैसे मान लो वही मैं लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था, मेरे साथ वाला एक रूम है और मैं दोनों को आपस में कनेक्ट करना चाहती हूँ तो मैंने एक विंडो बना दिया, ठीक है. या मेरे इस साइड में किचन है और किचन से रूम में मुझे कुछ कनेक्शन बनाना है तो मैंने एक छोटा सा विंडो बना दिया, ठीक है. या जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं या आपको टिकट काउंटर्स होते हैं मेट्रो वाले, तो आप टिकट कैसे लेते हो? वो अंदर अलग कंपार्टमेंट में और आप बाहर अलग कंपार्टमेंट में हो. सो देयर आर सर्टेन जंक्शंस जिनके थ्रू आप एक दूसरे से कांटेक्ट करते हो, राइट. सो ऐसे जंक्शंस हमारे पास सेल में होते हैं. बहुत सारे नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं. ओके एक एक करके बात करते हैं. दीज आर एक्चुअली मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. कि सेल जंक्शन कैसे बन गए, इतने सारे सेल जंक्शंस कैसे बन गए? दीज आर दी मॉडिफिकेशन, कि आपके सेल ने कुछ मॉडिफाई कर लिया खुद को तो ऐसा हो गया, ठीक है. लेट्स टॉक कि क्या है ये. हेडिंग डालते हैं, फिर डायग्राम में एक एक करके हम समझेंगे. So what are cell junctions? These are modification of cell membrane, ठीक है. Modification of cell membrane. The first type of cell junction, and which is an important one as well, desmosomes.
ये नाम आप कई जगह, जैसे तुम प्लाज्मोडेस्मेटा पढ़ते हो, दैट इज ऑल्सो अ कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, है ना, प्लांट्स में होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। सो डेस्मोसोम्स, इसको एक और नाम से बोला जाता है मैक्यूले एडहेरेंस, मैक्यूले एडहेरेंस, ठीक है। लेट मी शो यू this particular one in the diagram only. See, you can see desmosome junction here. ये दिख रहा है, ये वाला, this one, this is your desmosome junction, ठीक है। काफी कॉम्प्लिकेटेड है, देखो बाकी ऊपर वाले बहुत सिंपल से हैं, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं दिख रहा हमें। तो मैं बोल सकती हूँ what are desmosome, they are basically welded, मान लो हम वेल्डिंग कर देते हैं, वेल्डिंग में यही तो करते हैं, हम दो चीजों को आपस में जोड़ देते हैं। सो बेसिकली दे आर वेल्डेड एरियाज और दे आर एडहेसिव प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, दो सेल्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प, ऐसे फैले ना सेल। हम टिश्यू बना रहे हैं सेल का, हम ऑर्गन बना रहे हैं टिश्यू का, वो आपस में चिपके हुए कैसे हैं, कैसे वो अलग नहीं हो रहे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज जंक्शंस, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग गेम्स खेलते थे बचपन में, वो चेन चेन करके खेलते हैं, तो हम एक दूसरे के हैंड से ऐसे होल्ड करके रखते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ जंक्शन, ठीक है। या आप ऐसे एल्बो के थ्रू एक दूसरे को होल्ड कर सकते हो। तो बेसिकली सेल्स की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं जंक्शंस। द फर्स्ट वन इज डेस्मोसोम, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस epithelium. So this was the first type, okay. Now the second type discuss करते हैं हम, gap junctions. पहला था desmosome, the second one is gap junction. वापसी जाते हैं डायग्राम पे हम अपने, ये देख लो, दिख रहा है हमें this one, this is the gap junction, ठीक है। थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं इसको, here it is. Let's write about this कि what are gap junctions कर पाएंगे। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो गैप जंक्शन है, दे आर बेसिकली हेल्पिंग इन पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस, राइट। जंक्शन भी है ये। तो मैक्यूले ऑक्लूडेंट्स और नेक्सस फॉर पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस अगर पूछा जाए कहाँ पे, एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल जहाँ पे हमें ये जंक्शंस मिलते हैं, दैट इज वॉल ऑफ हार्ट, ओके। नाउ द थर्ड जंक्शन, टाइट जंक्शन। पहले वाला गैप जंक्शन था, नाउ दिस वन इज टाइट जंक्शन, ओके। टाइट जंक्शन नाम से क्या पता चल रहा है हमें कि बेसिकली दे आर वेरी टाइट। होता क्या है, दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, कि दिस इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ वन, ओके, आई गॉट समथिंग, ओके प्रीति, ये लो बच्चा लिख लो। when we are talking about the tight junctions, what happens here is cell membrane जो होती है वो आपस में fuse हो जाते हैं, it forms the very tight junctions, ठीक है। so I can say cell membrane of two adjacent cells, of course this is a mandatory condition, right, fuse to form occluding junctions, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हमसे पूछा जाए, ब्रेन सेल्स, राइट, नोट इट डाउन, चलते आगे। Do have some other junctions as well. You can see this is tight junctions, this is gap junction, adherence junction जो join करने का काम कर रहे हैं, desmo जो दो junctions, hemidesmo जब ऐसे एक ही पर presence है, half of desmo is hemidesmo, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन के ऐसे फाइबर्स भी होते हैं, ये प्रोटीन्स। मैम इस बार टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएगा? क्या कह रहे हैं? Now we can see here what are these the function of plasma membrane, of course the important part, and ये आपको लिखना है। मेजर फंक्शंस हमें पता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी इट हैज टेंडेंसी टू चूज। फॉर एग्जांपल आपके घर में यू हैव डोर्स, राइट, योर डोर एक्ट्स एज, मान लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन, राइट। इट इज बेसिकली अ कनेक्शन बिटवीन योर इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द एक्सटर्नल वन। सो इट इज अप टू यू, तुम अलाउ करते हो तुम्हारे घर में कौन एंटर करेगा कौन नहीं करेगा। हर टाइम दरवाजा खुला नहीं रखते हो ना कि कोई भी आ जाए ठीक है चलेगा, ऐसा नहीं होता, राइट। सो सिमिलरली सेल मेम्ब्रेन भी ऐसा करती है, इट हैज द टेंडेंसी टू चूज एंड अलाउ कि उसके घर में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, ठीक है।
और जो मेथड्स होते हैं ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बिकॉज डेफिनेटली दिस इज अ बैरियर, दिस मेम्ब्रेन इज अ बैरियर एंड समवन हैज टू क्रॉस इट। नाउ अब ये अलाउ करेगी, तो देयर आर वेरियस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन मेथड्स को हम लोग अगेन बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। वी हैव अ चैप्टर इन प्लांट फिजियो दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है, वहां पे भी हम पढ़ते हैं, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेंगे। सो द मेथड बाय विच एनी सब्सटेंस ट्रेवल द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, द मेजर फर्स्ट फंक्शन अकर्स इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव यानी पैसिव का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? जहां पे आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम एक मैथ्स में पढ़ते हो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पढ़ते हो। यस मैम, माइनस और प्लस। राइट, मुझे याद है 9th में पढ़ा है हमने ये। मैम 10th में ये 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 3.6। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। डाउन स्ट्रीम मतलब अगर रिवर इस तरफ जा रही है और तुम भी इसी तरफ जा रहे हो, शायद यही होता है ना। अपस्ट्रीम उल्टा, रिवर इधर जा रही है और तुम इधर जा रहे हो। अब ये बताओ किस केस में तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ती है एक्स्ट्रा, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? बताओ। जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उस डायरेक्शन में हमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। राइट, तो इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, ऐसे बहते चले जाते हो, गो विद द फ्लो वाला हिसाब हो जाता है ना। बल्कि अपस्ट्रीम में ऐसा नहीं होता। सिमिलरली पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जहां पे आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ती, वहां पे ऑलरेडी कुछ ऐसा ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है, द फ्लो ऑफ रिवर, तो प्रेशर उस तरफ ज्यादा है, जहां प्रेशर ज्यादा है वहां से कम की तरफ रिवर बह रही है और तुम भी साथ में बहते हुए चले गए। सिमिलरली जब ट्रांसपोर्ट होता है तो एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम है, सो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अपने आप ट्रांसपोर्ट हो जाता है, आपको एक्सटर्नल एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है। सो दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। इट हैज टू मेथड्स। फर्दर डिफ्यूजन, क्या हमने ये टर्म सुनी है डिफ्यूजन? यस और नो? कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन? टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। राइट, कोई एग्जांपल दे सकते हो डिफ्यूजन का मुझे? बताओ। डिफ्यूजन, परफ्यूम स्प्रे किया मैंने, यहाँ पे पूरे रूम में फ्रेग्रेंस हो जाएगी परफ्यूम की, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। जहां पे मैंने यहाँ परफ्यूम स्प्रे किया, यहाँ पे उसकी पार्टिकल ज्यादा थे, वहां पे कम थे, तो वो आराम से ऐसे डिफ्यूज होके चले गए, ठीक है। सिमिलरली वी हैव ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो दीज आर द मेथड जहां जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मींस towards concentration gradient, no extra energy is required. Now the second one is active transport. In this method, movement of substances occurs against their concentration gradient. Against यानी यहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा है और यहीं पे उसको आना है, सो वहां तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। मतलब सीढ़ियां उतरने के लिए फिसलते हुए आ जाओगे, लेकिन सीढ़ियां चढ़ने के लिए तो भाई जान चली जाती है ना, in the form of ATP, definitely. So that is active transport. So by the passive and active transport, any substance can enter or leave the membrane, right? Next, bulk transport. बल्क में खूब सारा इकट्ठे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। बल्क ट्रांसपोर्ट में दो तरीके होते हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में मान लो ये मेम्ब्रेन है, ओके। एंडो यानी अंदर आना, साइटो इज रिलेटेड टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारा बल्क में किसी भी सब्सटेंस का अंदर आ जाना सेल के। मान लो ये सेल है, या अंदर में पानी की कमी है और बाहर पानी, तुमने उस सेल को, तुम्हें याद है तुमने वो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कुछ पढ़ा था सेल चैप्टर 9th क्लास में, राइट। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, ऐसा। तो पानी की कमी हो गई तुम्हारे सेल में और तुमने रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन में इसको रख दिया, तो खूब सारा पानी अंदर चला जाएगा। तुम आइसोटोनिक देखो, आइसोटोनिक था शायद। आइसोटोनिक में तो कुछ नहीं होगा ना। मैम आप आइसोटोनिक बोले। मैम आप आइसोटोनिक बताऊं? मैम आप आइसोटोनिक बोले, मैं यही बोल रहा हूँ। आइसोटोनिक बताऊं मैं तुम्हें? पानी की कमी हो गई, तुमने रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन में इसको रखा, ओके। किस में रखोगे, हाइपो में या हाइपर में? हाइपो में रखोगे तभी पानी अंदर आएगा,
ठीक है, तो सेल ने पानी पी लिया, बोल सकती हूँ मैं, दैट इज एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ऐसे ही उल्टा कर दोगे, अगर हाइपर में रख दोगे तो पानी बाहर चला जाएगा, तो सेल में से पानी बाहर चला गया, सेल ने वॉमिट कर दिया, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, सो बल्क ट्रांसपोर्ट बाय टू मेथड्स, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस इज द इनवर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बाय मीन ऑफ कैरियर वेसिकल्स। इसमें दो तरीके होते हैं, या तो सेल ने पानी पिया जो मैंने बोला अभी, या सेल ने कुछ खा लिया। मान कैसे खा लिया, जैसे तुम्हारा अमीबा करता है, अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड एनिमल या ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे कोई उसका फूड पार्टिकल है तो वो ऐसा कोई फीट निकालता है, क्या बोलते हैं इस फीट को, नाम बता सकते हो इन फीट्स का? Pseudopodia. Pseudopodia. Pseudopodia, right, absolutely correct. So pseudopodia के वो फूड को इनगल्फ कर लेता है, ये WBCs होते हैं, फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं। ठीक है, सो एंडो में दो तरीके, तो फ्लूइड अंदर आ रहा है या सॉलिड आ रहा है, तो फ्लूइड आ रहा है तो दैट इज सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, और अगर सॉलिड पार्टिकल आ रहा है तो सेल ईटिंग, राइट। जो वेजिकल होता है दैट इज फेगोसोम, और यहाँ जो वेजिकल होता है वो पाइनोसोम। तो पाइनोसाइटोसिस पूछा जाता है आपसे, पाइनोसाइटोसिस यानी पानी याद रखना, सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, एंड फेगो यानी फेगो करना, खा लेना, उसको इनगल्फ कर लेना। एक्सोसाइटोसिस इज सेल वॉमिटिंग, सेल ने वॉमिट कर दिया, सब बाहर चला गया, दैट इज रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। ठीक है, और रिवर्स ऑफ पाइनोसाइटोसिस। क्या इतनी बात समझ में आई प्रीति, यस और नो? इज इट क्लियर प्रीति? चलो लिख लो इसको फटाफट से, तुमने लिखा नहीं होगा, मैं अज्यूमिंग, तो जस्ट राइट इट डाउन फटाफट से, फिर आगे चलो। चलो अब आगे चलते हैं, काफी बातें हो गई। ठीक है, सो वी आर डन विद द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंट्रल पोर्शन ऑफ सेल। कि हमने वॉल की बात कर ली, मेम्ब्रेन की बात कर ली, अब हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोप्लाज्म। इट लाइज बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। This is my cell, this is my nucleus, and here this is cytoplasm. The term cytoplasm was coined by Strasburger. साइंटिस्ट का नाम है, काफी इंटरेस्टिंग नाम है, याद रहेगा तुम्हें, बर्गर की याद दिलाएगा साथ में। ठीक है, so this was the term was coined by Strasburger and it includes two part. जो तुम्हारा बेसिकली साइटोप्लाज्म होता है, इसमें दो पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, what are these two parts? First, cytosol. साइटोसोल, व्हाट इज साइटोसोल? देखो नाम से पता चलेगा, हाइलोप्लाज्म या ग्राउंड, मतलब कि साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है। नॉर्मली जब हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं तो हमें पता है देयर इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन दिस, अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो प्रेजेंट हियर। ठीक है, सो व्हाट आर दीज सेल ऑर्गेनेल्स, कौन से होते हैं, जब एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। सो साइटोसोल का मतलब होता है लिक्विड पार्ट ओनली। ओके, साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, उसके बाद जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, ये जो साइटोसोल होता है, यानी सिर्फ फ्लूइड, मतलब जो जेली और वाटरी पोर्शन जो दैट्स ओनली, तो उसमें दैट अगेन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, दो फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करता है, सोल फॉर्म में और जेल फॉर्म में। सोल एंड जेली केमिस्ट्री में पढ़ते हो तुम। ठीक है, सोल फॉर्म और जेल फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोसोल या प्लाज्मा जेल, राइट। तो अगर मान लेते हैं ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, सो टुवर्ड्स पेरिफेरी वाला रीजन, ये टुवर्ड्स पेरिफेरी वाला रीजन सारा, दिस इज प्लाज्मा जेल। ओके, और जो पूरा सेंट्रल वाला, जो ये वाला साइटोप्लाज्म वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा सोल, प्लाज्मा सोल या एंडोप्लास्ट बोलते हैं हम इसको, एंड दिस इज प्लाज्मा जेल, जिसको हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं या एक्टोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म पूरा फ्लूइड पार्ट, साइटोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं। ठीक है, फर्स्ट साइटोसोल, साइटोसोल मतलब कि तुम्हारा साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेल को तुम हटा दो, तो दैट विल बी constitute the cytosol। कहती बात सबको समझ में आई, yes और no? Yes, ma'am. Okay. तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म
साइटोप्लाज्म में साइटोसोल होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और उसके अलावा एक और चीज होती है, दैट इज सेल इंक्लूजन्स. Cell inclusions. What are cell inclusion? Cell inclusions are सेल इंक्लूजन बॉडीज होती है, ठीक है. व्हाट आर सेल इंक्लूजन? ये हमने यूकैरियोटिक सेल्स में भी होती है. सेल इंक्लूजन मतलब आप बेसिकली बहुत सारे नॉन लिविंग सब्सटेंसेस. व्हाट आर सेल इंक्लूजन्स? दे आर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस. ओके, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जो क्या करके रखते हैं, स्टोर करते हैं बहुत सारी चीजें. स्टार्च ग्रैन्यूल्स, फैट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है. ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको स्टोर करके रखते हैं, या मिनरल मैटर को. तो बेसिकली स्टोरेज नॉन लिविंग बॉडीज होते हैं जिनको हम सेल इंक्लूजन्स बोलते हैं. इनके बारे में हमने प्रोकैरियोटिक सेल में भी पढ़ा है, ठीक है. सो व्हाट वी आर स्टडीइंग राइट नाउ, वी आर स्टडीइंग अबाउट द सेल साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म का फर्स्ट पार्ट होता है साइटोसोल, सेकंड पार्ट इज इंक्लूजन बॉडीज. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ cytoplasm, ठीक है. What is that? Cell organelles. The third part is cell organelles. What are cell organelles? Organ, cell के organ बोल सकते हैं हम, organ ही organelles है ना. तो सेल के organs are cell organelles. बहुत सारी bodies present होते हैं, because we know one thing, right? The definition of cell, that is cell is the structural and functional unit of life, right? We know this thing very well. So it means there are some things present within the cell which are basically performing various functions. You are respiring, you are producing energy, you are removing excretory products, and these are done by organs. And basically the cell of any organ. तो सेल के अंदर कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो डिवीजन ऑफ लेबर जो हम टर्म बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर इज ड्यू टू दीस सेल ऑर्गेनेल्स. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑर्गेनेल, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आई गेस हमें नेक्स्ट क्लास में करना चाहिए. वी आर अबाउट टू हैव टाइम. अभी इतनी बातें समझ में आई तुमको सबको? यस और नो? अदरवाइज वो आधा टॉपिक शुरू होगा, बिल्कुल ही भूल जाओगे. और इस वीक के तुम्हें दोनों को टास्क समझ में आए, तुम्हें क्या क्या करने हैं? काफी सारा काम है हमारे पास करने के लिए. प्रीति, हार्दिक, क्लियर है? इफ यस, जितना पढ़ा दैट इज क्लियर. इफ यस, गिव मी अ थम्स अप. चलो, ग्रेट.